जैसा कहा था वादे के अनुसार आज हम फिर मिले हैं। पिछली परिचर्चा में जब हम जयराम जी से इंग्लिश के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की थी, तो मैंने कहा था ये परिचर्चा की शुरुआत है। हम दोबारा परिचर्चा करेंगे और जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनसे हम मिलेंगे। आज हम पुनः गणमान्य लोगों के साथ यहाँ पे हैं और हमारा सवाल है, शिक्षा एक बड़ी महती जिम्मेदारी है सभी की, सरकार की भी हो, समाज की भी, हमारे आपके जो गार्जियन हैं उनके, बच्चे सबकी। तो बात है शिक्षा प्राप्त हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हम शिक्षित हो रहे हैं, ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति या नीतियों के हिसाब हमारी शिक्षा में एक प्रसार हुआ भी है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बीमारी है कि हमें उसी हिसाब से रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा और रोज़गार और नौकरी में एक संबंध तो है। तो आज ये हम जानना चाहेंगे कि हम वर्तमान समय में हमारी शिक्षा पद्धति कैसी हो, हमारी शिक्षा कैसी हो कि इस समस्या से हमें समाधान मिल सके। मैं आप सबों को प्रणाम करती हूँ ज्ञान सागर टाइम्स में आने के लिए। मैं अगर आपका परिचय दूंगी तो आधे अधूरे परिचय रह जाएंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप परिचय दें स्वयं, कि हमारे दर्शक जान सकें कि आपकी पैठ कितनी गहरी है शिक्षा में, और हम इस परिचर्चा को आप किस तरह एक ऐसे मकाम पे ला सकते हैं जिसमें हम कुछ सॉल्यूशन, कुछ हल हम लोगों को सुझा सकें। जी, मैं प्रोफेसर जयराम झा, रिटायर्ड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से हुआ हूँ और मेरा शिक्षा के साथ एक बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध रहा है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से योगदान भी किया हूँ और अभी भी मेरा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी मैं इग्नू से जुड़ा हुआ हूँ, यूजीसी से जुड़ा हुआ हूँ और साथ में जो अभी का समय के अनुसार जो आवश्यक शिक्षा पद्धति पर बात होने की बात है, उसके लिए जो कुछ मेरे तरफ से जानकारी देना हो तो मैं उसके लिए आज आपके सामने मुखातिब हूँ, प्रस्तुत हूँ। जैसी आवश्यकता होगी प्रश्न के अनुसार मैं उस पर अपना वक्तव्य रखूँ। अगले हमारे अतिथि हैं, वो स्वयं अपना परिचय देंगे कि वो एक शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में भी हैं, वो खुद भी प्रोफेसर हैं, तो बेहतर है वो स्वयं बताएंगे हमें कि वो हमारे साथ किस तरह जुड़े हैं और समाज में उनका दायित्व क्या है। आपको नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं कन्हैया प्रसाद, डायरेक्टर राजन पब्लिक स्कूल, इसके साथ साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और आज की परिचर्चा में आपके सामने जो भी सवाल मिलेगा उसका मैं सहजतापूर्वक उत्तर दूंगा। धन्यवाद। आपको नमस्कार है। नमस्ते मैम, रास बिहारी प्रसाद, फाउंडर भाभा सेंट्रल स्कूल पटना। आज का जो सब्जेक्ट, जिस परिचर्चा पर हम लोग सम्मिलित हुए हैं, उस पर मैं चर्च करूंगा। आज का चर्च है कि शिक्षा का परिवेश क्या होनी चाहिए, आगे क्या इसका भविष्य होनी चाहिए, और जैसा आगे होगा वो मैं उसका जवाब दूंगा। आप सभी को स्वागत है, आप तीनों जन का। विषय तो हमारा बड़ा बेहद है, अगर हम इस पे चले तो घंटों इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमें कम शब्दों में मुख्य तौर पे सुझाव क्या है। शिक्षा को आमूल चूल परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा है कई परिवर्तन किए भी गए हैं आज के दौर में सिलेबस के अंदर, कि हमने स्किल पे, हुनर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो फिर से हमें नई कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रोज़गार पाने के लिए अलग से एफर्ट क्यों करना पड़ता है मुझे? क्यों नहीं हमें क्लास 6, क्लास 8 से हम उस तरफ चल देते हैं जिससे मुझे रोज़गार मिल सके, नौकरी प्राप्त हो सके, जो हमारी आजीविका की वजह। हम बड़े होते हैं तो क्या चाहिए, पहले माँ बाप हमारे कमा के हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब फिर हम बड़े होते हैं तो हमारे पे जिम्मेदारी होती है, हम परिवार
समाज और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। झा जी, आपसे ये आग्रह है कि आप इस विषय को कि आज की शिक्षा पद्धति कैसी हो कि वो पुनः कि हम कैसे उसको रोजगार और आजीविका से जोड़ सकें। आपका अनुभव बहुत बृहद है, तो ये काफ़ी लाभदायक होगा हमारे दर्शकों के लिए भी और हम सब के लिए। इस चर्चा के आरंभ में सर्वप्रथम ज्ञान सागर टाइम्स के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं और आज के विषय वस्तु पर कि आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या आवश्यक है कि हमारे यहाँ सिर्फ डिग्रियां न ले बल्कि सही ज्ञान भी ले। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि क्वालिटी को हटा देते हैं हम लोग, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, जो कि इस समाज के लिए एक अभिशाप है। हम लोगों के लिए एक बड़ा ही विचित्र और अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए इसको सुचारू रूप से शिक्षा को महत्वपूर्ण सिर्फ नहीं बनाते हुए बल्कि इसको क्रिएटिव एजुकेशन बनाने के लिए एक ऐसे रिसर्च के साथ साथ एक ऐसे विधि का हम लोग करते हैं, विधि को ऐसा उत्पन्न करते हैं कि जिससे कि आज के बच्चों को ये महसूस हो कि जो कुछ मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो मेरा ओरिजिनल ज्ञान है, वो मेरा वास्तविक ज्ञान है। और उसके लिए जो स्कूली शिक्षा है, जहाँ से मेरा शिक्षा का शुरुआत होता है, वहाँ ध्यान देना सर्वप्रथम आवश्यक है। अब यदि स्कूल की हम चर्चा करते हैं तो वहाँ जितने भी हमारे यहाँ शिक्षा दान देने वाले हैं उनके बारे में पहले एक छोटी सी आवश्यकता ये है कि उनके बारे में जानकारी लें। वो हमारे बच्चे को जो कुछ दे रहे हैं वो कितना आज के समय के अनुसार उपयोगी है, क्योंकि अभी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ये युग है। बच्चे आज हमारे मोबाइल खूब अच्छे से खेलते हैं लेकिन उसको किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। हमारे बच्चे लैपटॉप के साथ 5 या 10 घंटे तक वो आपके साथ पूरे रात जगे रह जाएंगे, लेकिन उनको कहिए कि जरा तुम किताब लिखो, एक लेटर लिखो, तो नहीं, व्हाट्सएप पे आपको सारी चीज़ दे दें। दैट मीन्स उनके पास सारा टैलेंट है और उसको हम उपयोगी बना सकते हैं। तो उसके लिए अभ्यास एक ऐसे वातावरण में कराइए, जैसा कि कबीरदास जी लिखते हैं, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, अरसरी आबत जात के सिल पर परत निशान। ये हमारी बुनियादी शिक्षा है। और इसके लिए अभ्यास कहाँ से शुरू होगी? तो हमारी जो बुनियादी शिक्षा है, जहाँ से हमारा जड़ शुरू होता है, यानी फाउंडेशन यदि हमारा ठीक होगा तो मेरा मानना है ऐसा, और ऐसे हमारे यहाँ इतिहास है कि अच्छे से अच्छे शिक्षा का जो है प्रदर्शन होगा और हमारे बच्चे कभी भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, चाहे वो अच्छे कंपटीशन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो पीछे नहीं रहेंगे। इसके लिए बहुत हद तक हम लोगों को ये आवश्यक 2-3 शर्त को मानना पड़ेगा कि बच्चे को समय पे पढ़ाना, सही भोजन का उनको व्यवस्था करना, और सिर्फ ड्रेस और मोटी मोटी किताबें देके उनके ऊपर बोझ नहीं बनाना। यदि इस चीज को हम लोग माने तो थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, एक सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। और सम्यक ज्ञान के अंतर्गत एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि लोगों को ज्ञान यदि देते हैं तो ओरिजिनल देंगे, डुप्लीकेट नहीं देंगे। डुप्लीकेट ज्ञान डुप्लीकेट को जन्म देगा, ओरिजिनल ज्ञान ओरिजिनल को जन्म देगा। इसलिए इस पे 2 बातें और भी मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं स्कूल में जाता था, मैं प्रोफेसर हूँ, ये एक अलग विषय है, लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर,
वातावरण, खास करके शिक्षकों के बच्चों और अभिभावक और साथ में शिक्षक, इनकी जो दिशा और दशा है इसको सुधारने की आवश्यकता है। ये पहली चीज है। और दूसरा जो है, जितना हमारे यहाँ पुस्तकें चल रही है, नई नई पुस्तकें रोज जोड़ रहे हैं हम, नए नए प्रकाशन के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने हिसाब से वो किताब को वहाँ देते हैं और उस बुक को देते हैं, लेकिन उस किताब में कितनी उपयोगिता है, कितना उससे मेरे बच्चे 10 किताब पीठ पर लाद लिया, पढ़ते कुछ नहीं है, सिर्फ देखते हैं। और उसके आधार पर इसमें 2 ही बुक रखेंगे, लेकिन अच्छे से व्यवहारिक कुशलतापूर्वक यदि उसका हम अपने जीवन में अध्ययन करें और अध्यापन कराएं तो शायद ये अच्छी परंपरा होगी और एक अच्छा परिणाम आएगा। अभी इस परिचर्चा को हम जारी रखेंगे। कुछ बात कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, मोटी मोटी किताबें, बहुत खूबसूरत स्कूल ड्रेस और किताबों का बोझ। तो क्या हम उससे शिक्षा अगर पूछें, पूरी इतनी सारे 9-10 किताबें क्लास 1 में या इसके अंदर है, तो वो कितना दे पाते हैं, उन किताबों के गहरे वो कितना उतर पाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ दूसरी है, दूसरा व्यापार है, दूसरा कुछ है। वहाँ मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये है कि हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उस स्कूल के माध्यम से बहुतों को आजीविका जोड़ जानी है। वो आजीविका चलती रहे, लेकिन ये आजीविका बच्चों को भी मिले। इसके लिए मैं अपने अगले वक्ता से जानना चाहूँगी, क्योंकि वो स्कूल से जुड़े हैं और बहुत सरोकार रखते हैं, ऊपरी शिक्षा में भी हैं और प्राथमिक शिक्षा में भी हैं, तो वो बेहतर हमें जवाब दे पाएंगे। कन्हैया जी, धन्यवाद मैम। सबसे पहले ज्ञान सागर जो हमारी टीम है उनको मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इस ज्ञान विषय को लेकर आज की बैठक में इसके बारे में विचार लिया है, ताकि समाज में अधिक से अधिक सूचना जा सके। आज क्वालिटी क्वांटिटी एजुकेशन के साथ साथ रोजगारमुखी शिक्षा की व्यवस्था भी की लिए मैडम ने जिसके बारे में कहा, और शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर पिछले 2-3 वर्षों से गहन काफ़ी रूप में और बड़ी मात्रा में डिफरेंट टाइप्स का सुझाव भी देते आ रहे हैं। लेकिन उनका भी यही कहना है कि बच्चों की शिक्षा ऐसी हो जिसे उन्हें नौकरी के लिए ना जाना पड़े, वो खुद रोजगार स्वावलंबी बन सके। तो स्वावलंबन जो है वो सबसे पहले तो हमें माता पिता जो अभिभावक है उनको समझना होगा कि हमारे बच्चे स्वावलंबी बने। लेकिन आज के परिवेश में माता पिता का जो ध्येय है, जो विजन है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। स्कूल अपनी कार्य को बखूबी करता है और कर रहा है। स्कूल का काम है विभिन्न विषयों पर शिक्षा देना और विभिन्न विषयों पर वो शिक्षा अपनी दे रहा है। बच्चे उससे आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक आज गरीब बच्चा भी है या अमीर बच्चा भी है तो उनके जो अभिभावक होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा बेटा क्या बनाइए, इंजीनियर बना दीजिए, वो बोलता है कि डॉक्टर बना दीजिए। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बोलता है कि एक अच्छा नागरिक बना दीजिए। तो इस सोच को हमारे इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि पहले समाज में ऐसी सोच आनी चाहिए कि पहले एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा नागरिक होगा तो अपने आप उसे रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज में सोशल वर्कर भी बहुत हैं और नौकरी 1% को मिलनी है, 99% को नहीं मिलनी है। इस चीज़ को 99% लोग समझ जाएं तो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन 99% समझते हैं कि हम नौकरी करें और 1% समझते हैं कि हम नौकरी ना करें। तो
मैं कहना चाहूँगा ये नई शिक्षा नीति जो आने वाली है उसमें हम लोग क्लास 6 से ही डिफरेंट टाइप्स के एजुकेशंस में, जैसे आपको इंग्लिश हो गया, रोजगारमुखी शिक्षा में जैसे हो गया एंटी क्राफ्ट हो गया, उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप से ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया जिसमें हम लोग कोडिंग की बात भी करते हैं, मोबाइल सेवा की बात करते हैं, उसके बाद फिर पाक शास्त्र की बात करते हैं और उसके बाद सिलाई कला की बात करते हैं। डिफरेंट स्टिचिंग है, निटिंग है, यार्निंग है, क्लॉथिंग है, टेलरिंग है। ये जो शिक्षा का समावेश आने वाला है, जो आप आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है कि उसके ऊपर हम लोग भी कर रहे हैं। तो अगर ये जो चीज़ है अगर हम शुरू से ही उसको लेके चलेंगे तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में अगर आप छोटे बच्चों को अगर बोलिए कि आप स्टिचिंग करके लाओ तो उसके पेरेंट्स 2 मिनट में दौड़ के आएंगे कि आप हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, हम आपको पढ़ने भेजे हैं कि आप हमको सिलाई करने के लिए भेजे हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा तभी आप रोजगार की बात कर सकते। एक बात बहुत अच्छी कही कि एक अब क्लास 6 से ही हुनर सिखाया जाएगा उस दिशा में। ये बात सही है। आप अगर देखेंगे तो अगर अपने ही कपड़े सिलाने जाएं आप तो आप ढूंढते रहते हैं कहाँ है, किससे, वो एक अच्छा रोजगारोन्मुखी है। लेकिन अगर ये कोई ये स्टिचिंग सिखाते हैं तो उसके गार्जियन बोलेंगे। अगर समस्या क्या है, हर एक आदमी, हर एक गार्जियन जो स्वयं सफल नहीं भी हो सके तो अपने बच्चों को एक ऐसा मिशन दे देते हैं लाइफ में कि आपको यहाँ बनना है। हो सकता है उस बच्चे में वो क्षमता ना हो, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं और कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप स्कूल से काफ़ी बच्चों से आप बहुत जुड़े हैं, खुद शिक्षण संस्थान में भी हैं, तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि शिक्षा में हम क्या परिवर्तन करें कि वो रोजगार परक हो सके, नौकरी परक हो सके, हुनर परस्त हो सके? कैसे हम बच्चों को उस जगह पे लाएं कि स्कूल से निकलें, कॉलेज से निकलें, अपने 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 स्तर की वो रोजगार पा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें? ज्ञान सागर टाइम्स के सभी लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद। ये परिचर्चा जो नए शिक्षा प्रणाली पर है उस पर अपना व्यक्तिगत जो विचार है मैं व्यक्त कर रहा हूँ। पहले और अब की शिक्षा में निश्चित तौर से काफ़ी परिवर्तन आए और काफ़ी संख्या हमारा बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, तो उसमें हमारा रोजगार की संख्या निश्चित तौर से जो सरकारी जॉब है वो तो फिक्स ही रहा, लेकिन हमारी संख्या बढ़ते गया। इसीलिए हम लोग को सरकारी सेवा में प्रतिशत जो नौकरी होने की बात है वो घटते गई। शिक्षा में लगातार बार बार हमने एक परिवर्तन को देखते रहे, लेकिन मेरे समझ से जो अभी भी जो परिवर्तन हुआ है या नई शिक्षा अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, लागू करने की बात आ रही है, वो तो मैं कंप्लीट देखा नहीं, लेकिन हमारे समझ से 6 और 7 की जो बात आ रही है और नीचे से ही ये बात आनी चाहिए हमारे समाज के बीच में, हमारे टीचर के बीच में, कि हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं हो कि हमारा 5 सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज को लेकर चलते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। एक बेसिक ज्ञान होनी चाहिए, या मैथ का, या हिंदी का, या साइंस का, या हिंदी, इंग्लिश, मैथ का, तो इसका बेसिक ज्ञान होते रहनी चाहिए। लेकिन उसमें जो अभी हम लोग व्यवहारिक जो ज्ञान होनी चाहिए, जिसमें कि हम आगे कभी सोचे नहीं कि हमको सरकारी नौकरी ही करना है। ये निश्चित है कि सरकार ने बहुत सारे पॉलिसी को अपनाया है और उस पॉलिसी के अंतर्गत अभी जैसे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर सर्विस करते दे रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सैलरी को घटाया है, तो रुचि निश्चित तौर से उसमें कमी आ रहा है। लेकिन जो पहले की हमारी मानसिकता बनी हुई है वह अभी हमारा पूर्ण रूप से चेंज नहीं हो रहा है।
या हम लोग पहले पैटर्न से जो चल रहे थे उसी पैटर्न को अपना रहे हैं। तो कंप्लीट सिलेबस जो बना रहे हैं, जो एनसीईआरटी के द्वारा बनता है या जो भी इसके सलाहकार टीम बनाते हैं, वो कंप्लीट जो है इसको एकदम कंप्लीट चेंज हो। ये नहीं कि हम जो है 5 सब्जेक्ट, मान लीजिए प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में मान लिया जाए कि 6 तक, 7 तक, 8 तक 7 और 8 सब्जेक्ट को हम लोग चला रहे हैं। तो निश्चित है कि उसका समय जो भी स्कूल का है उसको सिलेबस को पूरा करने में लग रहा है। और जो एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, जो रोजगारमुखी होनी चाहिए, जो सर्विस के प्रति आकर्षित नहीं होनी चाहिए, वह सिलेबस हमारा कवर नहीं हो पा रहा है। वो हमारी व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, प्रैक्टिकल उसकी होनी चाहिए। और अगर जब तक वो सिलेबस नहीं हमारा उस तरह का मिले, हमको इतना ही सिलेबस करनी है, बाकी जो सिलेबस होगा जो कि बिल्कुल रोजगारमुखी, जो शुरू से बेस से आए, ये निश्चित है कि यदि हम फाउंडेशन मेरा सही नहीं होता है और जाकर करके हम लोग 6-7 में चाहते हैं, जैसे पहले आईआईटी या मेडिकल वगैरह में तैयारी आफ्टर 10th करवाते थे, अब वो करवा रहे हैं 6-7 से करवाना शुरू कर दिए। तो इस तरह का माहौल बना दिया है कि हमारा वहीं से शुरू हो और हम जो है उसमें व्यवसाय को आगे कर सके। तो इस तरह की विचार होनी चाहिए कि एक नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत इस तरह का हमारा सिलेबस बने, जिसमें कि बिल्कुल इंक्लूड हो ये बातें कि जो भी शिक्षा आए वह बिल्कुल रोजगारमुखी आए, सेल्फ रोजगार पर हो, ना कि कोई सरकारी जॉब पर हो। और सरकार भी इन चीज़ों पर बार बार रिवीजन कर करके, और प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, चलता जो भी हो वह सरकारी स्कूल से ही होता है, और उसको कंप्लीट फॉलोअप करवानी चाहिए प्राइवेट स्कूल के ऊपर भी। यदि इस तरह की बातें आए तो लोग रोजगार ना खोजें, अपने स्वयं रोजगार का रचना करें। वैसे हमारे जो भी सरकार है वो लगातार इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन जो पहले जो हमारा प्रक्रिया है या माहौल जो बना हुआ है उसमें अभी तक हम लोग परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सोच में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर ये सोच में परिवर्तन आ जाए तो निश्चित तौर से हम लोग सरकारी सेवा के प्रति, और कई ऐसे हमारे देश भी हैं, देश अलग देश है जहाँ पर कि सरकारी जॉब के प्रति बहुत आकर्षण नहीं है, लेकिन हमारे भारत में उसके प्रति काफ़ी आकर्षण। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके विचारों से अवगत हुई। बात यहाँ ये निकल के आ रही है कि शुरुआती दौर से ही रोजगार उन्मुख होना चाहिए। मुझे लगता है आकर्षण जो है सरकार के नौकरी के प्रति, उसकी वजह ये है पेमेंट बहुत हाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहाँ रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं, आप करते हैं तो भी आपको सैलरी मिलेगी, नहीं करते हैं तो भी सैलरी मिलेगी। उसी काम का अगर प्राइवेट में हम आते हैं तो प्राइस बहुत लो हो जाते हैं, और छोटी कंपनी, छोटी शॉप, छोटे इस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं तो उसी काम का जो रेनमरेशन है, जो ऑनरेरियम है, वो बहुत कम हो जाता है। मुझे डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सैलरी एंड प्राइवेट, ये एक बड़ा आकर्षण और सुख सुविधाएं जो दी जाती है उसमें एक बड़ा अंतराल है, वो भी लोगों को आकर्षित करती है सरकारी नौकरियों के प्रति। तो मकसद हमारा ये है कि जो परिस्थितियां हैं उसे हम बदल नहीं सकते हैं, बदलना खुद को है कि हम ज़्यादा व्यापक एजुकेशन को इस तरीके से लेके आए कि हम ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ सके। हम ये नहीं कह सकते आप सरकार में, आपकी योग्यता है, क्षमता भी आपकी बहुत होनी चाहिए, तभी आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, संविदा से हैं, उनका भी एक बेहतर है। जो बिल्कुल नीचे आ जाते, जिनके पास सही आपने कहा था कि सर्टिफिकेट का बोझ है, सर पे बहुत है, वो अब एमए कर लिया, ग्रेजुएट, हम कैसे छोटे काम कर, कैसे शॉप खोल सकता है, कैसे वो खेती किसानी हमारा 70% जो लोग हैं हमारा अभी भी मिट्टी से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है। लेकिन किसी किसान को कितनी इज्जत हम करते, जो कि हमारा पेट भरते हैं, और कितना प्राइमरी तो है। हम लोग कैसे जोड़ें
अपने वर्तमान परिस्थितियों से, ज़रूरतों से। इससे मैं अगला सवाल झा जी से पूछना चाहूँगी कि जो स्थितियाँ हैं उसको हम परिवर्तन भी हो रहे हैं, लेकिन हमारी सोच किस किस स्तर पे बदलनी चाहिए? गार्जियन के स्तर पे, नीति निर्धारकों के प्रति, हमारी आपकी, शिक्षकों की, और जो पूरा एक अध्यापन और अध्ययन से जुड़ा जो कुनबा है, जो कम्युनिटी है, वो किस प्रकार प्रयास करें? हम क्यों वेट करते हैं, क्यों इंतज़ार करें कि सरकार ही कुछ करे? बदलना तो हमें भी होगा। इसलिए अगला सवाल आपसे है कि थोड़ा सीमित शब्दों में आप बताएं कि कहाँ कहाँ हम इसको परिवर्तन करें कि एक रोजगारोन्मुखी शिक्षा पद्धति, शिक्षा के बाद या बच्चे हमारे से सहजता से स्वीकार करें, उनको खेतों पे जाना बुरा नहीं लगे, अपना छोटा दुकान खोलना बुरा नहीं लगे, अपनी छोटी कंपनी खोलना बुरा नहीं लगे, आकर्षण कम कर सके हम सरकारी नौकरी का। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए, जो आज की परिवेश में परिस्थिति है, जो माहौल बना हुआ है, उसमें दो चीज़ का बड़ा ही सामंजस्य नहीं है। पहला, एक इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इसका हिंदी में अनुवाद करके यदि हम समझें, पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। योग्य तो हम नहीं हैं, लेकिन इच्छा तो कर रहे हैं कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बी ए प्रोफेसर, आई वांट टू बी एन ऑफिसर। ये कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है। इसलिए पहले डिजर्विंग बनिए। तो डिजर्विंग वो कैसे बनेगा? उसका दायित्व तो सिर्फ दो पर है। पहला दायित्व तो समय पे अपने बच्चों को पेरेंट्स देखें, एक, और सबसे बड़ा दायित्व तो है हम सभी पे, यानी जो शिक्षक हैं, और शिक्षक ये देखें कि हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो कितना सही है और कितना उपयोगी है और कितना ये क्वालिटी से भरा हुआ है। यदि इसमें क्वालिटी है, कौन सा मेथड हम अपनाएं जो अपने ब्रेन से निकाल के उन बच्चों के, उस इनोसेंट बच्चे, उस मासूम बच्चे के ज्ञान के तंतु इतना उनका रहता है उस समय, माना कहिए कि एक्टिव की, वो तुरंत पकड़ लेगा आपकी बात को, वो एक मिनट देर नहीं करेगा। हमको तो लग सकता है समय, बच्चे को नहीं, चाइल्ड को नहीं लगता है। तो यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहता है कि उसके दिमाग का अध्ययन कीजिए और फिर वहाँ क्वालिटी एजुकेशन को इस तरह से उनके सामने रखें। जैसे बहुत सारे मेथड बहुत लोग बनाते हैं, प्ले एंड लर्न। ये हमारे मित्र स्कूल चलाते हैं, इनको बहुत इस तरह का स्लोगन जानते होंगे, प्ले एंड लर्न, लर्निंग, ये सारे चीज जितने आते हैं, लेकिन ये कितना उसके दिमाग में जाके पॉजिटिव क्रिएटिविटी को जन्म देता है। पॉजिटिव क्रिएशन होता है या नहीं, या सिर्फ प्ले होता है, लर्न होता ही नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ आना ये पड़ेगा कि जो हमारी पुरानी विधि व्यवस्था थी, या कहिए हमारी पुरानी मानसिकता थी, उससे थोड़ा एडवांस हो जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसमें मदद लें, अच्छे अच्छे ज्ञानियों का उस पर ओपिनियन लें, और फिर उसको अपने स्कूल में और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे ढंग से और बहुत कूल, काम और धीरज के साथ शांति मुद्रा में उसके साथ इसको शेयर करें। ये बहुत धन्यवाद। एक बात का ख्याल आ रहा है, जैसे अभी हमारी लॉन्गेविटी बढ़ी है, लोग रिटायर करने के बाद 20 साल 30 साल जीवित हैं, लेकिन उनको हम रिटायर बोलते हैं। रिटायर मतलब दोबारा टायरिंग हम उनका नहीं कर पा रहे। अगर हम उस एक बड़े कुनबे को, एक बड़ा ज्ञान का वो खजाना होते हैं, उनको हम बेकार मान लेते कि बस पेंशन भोगी हैं, सरकार में तो नहीं। तो मुझे लगता है कि एक और ये बात, उन व्यक्तियों को, और वो बहुत कम पैसे में, सिर्फ आदर से वो आपके पास आएंगे, और हमारे आने वाली तीसरी पीढ़ी जो रिटायर कर, उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी है, उनको कुछ अपने ज्ञान का अंश दे पाएंगे। ये एक बस एक सुझाव है जो कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो एक हो गया कि उनकी जो वो एक हो लगता है, उनको नेग्लेक्टेड लगता है, उपेक्षित लगता है कि अब हम कोई भी काम नहीं कर रहे, मेरा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं। तो यहाँ अगर पुराने लोगों को शिक्षा के साथ, जो मैनेजमेंट, प्रशासनिक, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई योग्य और एक गरिमापूर्ण स्थिति नहीं है जहाँ हम उनका लाभ
उनके उस ज्ञान की तिजोरी का लाभ हम ले सके। अब मैं फिर कन्हैया जी से मुखातिब हूँ कि आप थोड़ा इनके झा जी की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, नैरो डाउन करते हुए हम लोग केंद्रित हों कि सही में सुझाव हम क्या दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों में एक ज्ञान उपयोगी चीज़ जो खेल खेल में सीखे, तो ये तो हमारी संस्कृति ही है। वो संस्कृति जो हमने रामायण में भी देखा, महाभारत में भी सुना, और जितने भी वैदिक रीति में जितने भी आचार्य की वो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था यही थी कि खेल खेल में ही लोग सीखते थे। उस पर कितना बड़ा लिटरेचर नहीं हुआ करता था। ये लिटरेचर तो पश्चिमी सभ्यता की देन है। दैट इज द कॉल फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। और उस वेस्टर्न कल्चर को हमने इतना अडॉप्ट कर लिया है, निकल नहीं पा रहे हैं कि वो हमसे निकल नहीं पा रहा है, और उसको निकालने का कोई तरकीब भी नहीं है। और जो सो कॉल्ड अभी हम लोग कहते हैं इंग्लिश, और आज के डेट में इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर जो नहीं जान रहा है बच्चा, जो पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ही अपमानजनक स्थिति में है। वो सोचते हैं सहज नहीं होते हैं सोसाइटी के साथ। तो कहीं न कहीं मैं चाहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन संस्कृत भूल जा रहे हैं, जबकि संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, संस्कृति की भाषा है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें पुनः पुरानी स्थिति पर वापस आना होगा, तभी इस पूरे प्रयोग को हम नए रूप में मॉडलाइज कर सकते हैं। बात हुई कि चले वेदों की ओर, जो हमारी वैदिक रीति रिवाज से जो पढ़ाने का तरीका था, जो सारी दुनिया का कुछ भी प्रभाव नहीं था, वो केंद्रित होते थे। तो कहते हैं केंद्रित होकर हम पानी में आग लगा सकते हैं, कागज में आग लगा सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, हम आग लगा देंगे। वो स्थिति तक पहुंच ही नहीं पा रहे, हम डिसॉल्व हो गए हैं। बिल्कुल तरलता इतनी ज्यादा है, और डाइवर्सिटी भी इतनी ज्यादा है कि हम केंद्रित न होके हम बिल्कुल विकेंद्रित हो गए हैं, और हमारा ज्ञान भी विकेंद्रित हो गया है। वो जो आपने कहा कि आप वो मोबाइल पे एप्लीकेशन लिख सकते, लेकिन उनकी उंगलियां कुंठित हो गई, उनका दिमाग कुंठित हो गया है। वो डिक्शनरी नहीं जा, जो भी हुआ गूगल पे गए, कोई सही हिंदी, इंग्लिश छोड़िए, हिंदी नहीं लिख सकते हैं। गुड नाइट है तो G8 लिखेंगे, मॉर्निंग है तो समथिंग, इतना भी क्या समय बचाना। तो उससे क्या है कि हम भूलते ही जा रहे हैं। तो हमारी जो अपनी पुरानी पद्धति, तो और ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, हम लोग जिसको परिचर्चा ना माने, हम लोग वापस चले जो हमारी अपनी पद्धति थी। ज्ञान भी वही, अब बाहर के मसाले, हमारे घर के मसाले में हमारा सब कुछ है, वो वेदों से ही आया है। योग हमारा अपना है, वो वहीं से आया है। फिर नया क्यों सीखें, नए यूट्यूब से बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जो एक हमारी प्राथमिक और सांस्कृतिक नैसर्गिक संस्कृति जो है, उसकी ओर चले तो हम एक बेहतर कल बना सकते हैं, कल्पना और बेहतर कल दे सकते हैं। हमारे बच्चे इतने भी वो बहुत मेहनत करते, कुछ बच्चों की सोच बहुत गीता पे केंद्रित है, वो अच्छे बच्चे हैं। मैं मिलती हूँ, क्योंकि मेरा ये है, तो कई सारे बच्चों, छोटी उम्र के बच्चों से उनकी सोच बहुत अच्छी, वो भी इस कोलाहल से थक चुके हैं, हर तरह शोर ही शोर है, वो भी केंद्रित होना चाह रहे हैं किसी विषय पे। और सिर्फ हम रिसर्च करें, PhD लें, इसलिए केंद्रित नहीं, हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ों पे हो सकता है। तो मैं अब आगे मुखातिब हूँ रास बिहारी जी से। वो सर, आप बस सुझाव दें कि हम कहाँ पे केंद्रित होकर इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाएं, या हम अपने समाज को, अपने दर्शकों को कुछ सुझाव दे सकें। आज का शिक्षा कैसा हो जिससे कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना करें। हमने पहले भी बताए थे कि शिक्षा शुरू से ही इस तरह का हो जहाँ से सिलेबस तैयार होता है, जहाँ से बुक्स निकलता है,
जब वो बुक्स ही निकल कर करके जब भी हमारे स्कूल तक आ रहा है, तो फिर हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम उन बुक को पढ़ाएं। ये वहां से बुक से ही इस तरह का नहीं निकलनी चाहिए कि हम एक लोड को लेकर करके चले और उस लोड में बच्चों को स्वायत्त कर दें, उनके समय को ले लें। तो ये होनी चाहिए ऊपर से, स्टार्ट से। ठीक है, खेल खेल में बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो खेल खेल में जो बच्चों पढ़ाते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। निश्चित तौर से जो पहले जो बच्चे पढ़ते थे और आज खेल खेल में पढ़ते हैं, निश्चित तौर से दोनों काफ़ी परिवर्तन है। बच्चों में एक अट्रैक्शन है। तो यदि हम लोग खेल खेल में बच्चे पढ़ाते हैं, तो उसी को यदि हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में काम को करें, प्रैक्टिकल वे में, और उसमें हर तरह का किसी न किसी रूप में बच्चे को एक इंटरेस्ट पैदा हम लोग करें कि आप इस काम को करो, उस सिलेबस में बिल्कुल आनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज इस तरह का ना हो कि हमारे ऊपर इतनी बोझ लेकर के चलें कि हम लोग उसी को निभाते रहें, ये नहीं होनी चाहिए। अब रही, जैसे हमारी मैम ने बताई थी कि उनका अनुभव लेनी चाहिए जो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, और वो जो है शिक्षा के क्षेत्र पर गंभीर नहीं हो सकते हैं। यदि एक पुलिस ऑफिसर होकर के रिटायर किए हैं, तो शिक्षा पर बहुत कुछ वो केंद्रित नहीं कर सकते हैं कि हम इनको कैसे करें, कैसे डेवलप करें, वो बहुत शेयर नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर कोई एजुकेशन में रहे हैं तो फिर एजुकेशन से रिटायर किए तो वो अपना अनुभव को शेयर कर सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल ही सलाह है कि शिक्षा शुरू से जो सिलेबस तैयार होती है वो कम से कम सिलेबस हो और व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो जी। और हम लोग डिग्री पर जो जाते हैं, ये निश्चित है कि हम लोग भी प्रतिदिन देखते हैं कि डिग्री आप आईए, बीए, एमए, जो हमारी सरकारी स्कूल का या सरकारी बोर्ड का जो पद्धति चल रही है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री को बांट रही है। और वह डिग्री लेने के बाद निश्चित तौर से उनकी मानसिकता इतनी परिवर्तन कर गई है कि उनको अपना कोई नॉलेज नहीं है, बेसिक कोई नॉलेज नहीं है, बट उनको डिग्री ऊपर तक मिल गया है। अब उनको किसी भी काम करने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। तो ये शुरू से इस बात की होनी चाहिए कि डिग्री नहीं, हमको जो है व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, और हम लोग जो भी काम हो वह रोजगारमुखी हो, ताकि हम सेल्फ एड लें। और गवर्नमेंट पहले से जो वेतन देते रही, हमने बताया कि निश्चित तौर से अब उस पर लगातार संविदा पर काम करवाता है, वो जो है नियोजन मुखी काम करवा रहा है, तो निश्चित तौर से उसमें कमी लाया है। और जो रिटायरमेंट की जो पैसा देते उस पर भी काफ़ी जो है कमी किया गया है। तो इन सब चीज़ों को यदि जो डिफरेंसेस है प्राइवेट और सरकारी का, तो अगर उसमें कमी आ जाए तो निश्चित तौर से उसके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं रहे, करेक्ट, और हर लोग अपना काम करना चाहे। जी। ने कहा कि सरकारी नौकरियों का आकर्षण कम कर दिया जाए, सिलेबस बदल देना चाहिए, रोजगारोन्मुखी शुरुआत से उनसे बहुत अच्छा सुझाव है। हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक कम शब्दों में बड़ी जानकारी और एक गहरी जानकारी मैं झा जी सर से, जयराम झा जी सर से मैं बात करती हूँ, वो उन्हें आग्रह करती हूँ कि इसे केंद्रित करके और इसे समाप्ति की ओर लेके जाएं। शिक्षा का इतना बृहद और हाई रेंज में चला जा रहा है कि उसको ब्रीफ करना आज के टाइम में एक बड़ी कठिन समस्या काम होगा। और लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जिसका हल नहीं होता है। तो ये यदि हमारे वर्तमान शिक्षा में, हमारे मित्रों ने कहा गीता का, रामायण का, वेद का, सभी चीज़ों का दिया हवाला, लेकिन यदि संस्कृत के हम 2-4 शब्द को सुने और उसको लागू करें
बहुजन हिताय बहुधन सुखाय। सुख है। तो हमारे व्यवहारिक शिक्षा का जो है उद्देश्य पूरा हो जाता है, सबके हित की कामना, सबके सुख की कामना, और यही है शिक्षा का मूल उद्देश्य। यदि देश को, राष्ट्र को, अपने प्रदेश को, अपने समाज को और अपने परिवार को, यदि बच्चों को उसमें सही वातावरण में लाके, और यदि उनको हम संस्कृत के बारे में भी 2-4 शब्द कभी सुनाएं, बोलें। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य का एक बहुत सुंदर ही श्लोक है संस्कृत में, शायद आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। को में कस्तुम कुत आयातः, को में जननी को में तातः इति परिभावय सर्वं सारं स्वप्न विचारं। इसका सीधा अर्थ ये है, को में कस्तुम आप कौन हैं, को में ताता कौन आपके पिता है, को में जननी कौन आपकी माता है, और आप किस कार्य के लिए यहां आए हैं। चूंकि ये तो संपूर्ण संसार जो पाश्चात्य संस्कृति का इन्होंने चर्चा किया, इंग्लिश पर भी इन्होंने अपना जो मंतव्य दिया, भाषा किसी का गुलाम नहीं होता। मैं हिंदी पट्टी से आता हूँ, मुझे अपने हिंदी पे भी गर्व है, लेकिन यदि मैं कोई दूसरी भाषा सीखता हूँ, जैसे अंग्रेजी या उर्दू या कोई और भी बंगला, तो भी वो मेरी अपनी क्षमता वर्धन है, वो मेरी अपनी धन होगा, और उस धन का उपयोग मैं सिर्फ कर सकता हूँ, कोई ले नहीं सकता है। तो ये जो हम लोग भटक रहे हैं ना, इसलिए बेसिक शिक्षा को ठीक रखने के लिए अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए अपने बच्चों का जो मूल मानसिकता को पढ़ें। बच्चा हमारा किस योग्य है, इसको हम कैसे ले चलें, किस क्षेत्र में ले जाएं। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, उसके साथ खुल के फ्रेंडली टॉक कीजिए एक बार, अब देखिए तो कि वो आपको कहता क्या है, और उसके आधार पर उनके करियर का आप मूल्यांकन करें। ये नहीं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम आईपीएस बनो, तुम आईएएस बनो। क्यों? इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है उस बच्चे का इंटरेस्ट किसमें। आज के विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं, अतः वे उपेक्षा के पात्र नहीं हैं। इसलिए ये बात सभी को अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ समझ लेनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे लगता है जो इतने सारी परिचर्चा में जो मेरे दिमाग में बात रही कि हमें बच्चों के दृष्टिकोण और माता पिता के दृष्टिकोण के बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं पालने में नज़र आते हैं बच्चों के भविष्य, हम पालने में नज़र आने लगते हैं बच्चों के उनका भविष्य कहाँ पे। कहते हैं हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है पिछले जन्म के भी कुछ अनुभव लेके आती है। कई बार जो 3 साल के बच्चे पूरी गीता पाठ कर देते हैं, अगर ये सत्य है तो ये हमें आकलन बचपन में ही कर लेना है, ये प्रयास भी करना है। मुझे प्रथम माता पिता ही हैं, और उनके घर जो अब तो बहुत यूनाइटेड फैमिली संयुक्त परिवार नहीं रहे, तो सभी लोग आकलन करते थे। तो माता पिता का भी आकलन हम बच्चों के अपने दृष्टिकोण से बच्चों को देखें, और बच्चों को कोई बोझ न दे तुम्हें यही बनना है। एक अच्छा एक व्यक्ति बने जो किसी का नुकसान नहीं करे, किसी का अहित न करे, परिवार और हित और समाज की बात करे, और हम एक अच्छे नागरिक अगर हम बनाते हैं तो देश हमारा जैसे हमारे नागरिक होके वैसे ही हमारा देश होगा। ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये परिवार की बात नहीं है, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ही निर्धारित करेंगे हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। अगर हम भारत की बात करें तो 19 बरस से 35 बरस बच्चों की संख्या 35% है, और सबसे युवा देश है हमारा भारत। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसमें इतनी युवा मानव बल है, इतना ह्यूमन रिसोर्स है। तो हमारे पास बहुत ताकत है, हम निर्बल नहीं हैं। लेकिन शिक्षा में थोड़ा सुधार, हमारे दृष्टिकोण में सुधार, तो अगर हमने दिशा बदल दी तो दशा शिक्षा की, समाज की और हमारे देश की ज़रूर बदलेगी।
आप लोग हमारी परिचर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका बहुत सारा अपडेट और उनकी बहुत सारी बातें हमारे समक्ष आती हैं, तो हमें हिम्मत मिलती है कि हम पुनः ऐसे गणमान्य लोगों को आपके बीच लाएं और उनसे बातें करें, और हम ये परिचर्चा को आगे भी जारी करेंगे। हमारे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद।